दर्शन से उन्होंने लिया था और कहीं ना कहीं ये प्रभाव भारतीय संविधान के अंदर दिखता है। तो बाबा साहब की आशंकाएं थी कि जो सामाजिक समानता और आर्थिक समानता, दो समानता प्राप्त करने में वो कठिनाई महसूस करते थे। वो इसलिए कि जब वो BBC वर्ल्ड को एक इंटरव्यू दे रहे थे तो वो कहते हैं कि भारत की जो संसदीय लोकतंत्र है, पार्लियामेंट डेमोक्रेसी है, वो यहाँ के जो सोशल स्ट्रक्चर है उसके कारण वो अलाइन नहीं है। मतलब उसको सफल होने में दिक्कत हो सकती है जब तक सोशल स्ट्रक्चर को हम ठीक नहीं करेंगे। और सोशल स्ट्रक्चर से मतलब है कि यहाँ जो विषमताएं, सामाजिक विषमताएं जो पनपी है हजारों साल के अंदर, उसको जब तक हम ठीक नहीं कर लेते तब तक सामाजिक जो समानता, जो सोशल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव था उनका, वो प्राप्त करने में कठिनाई होगी। और वो आशान्वित थे कि हम इस देश में जो पढ़े लिखे नागरिक जो पैदा होंगे, हमारे मूल निवासी समाज के जो लोग आगे काम करेंगे, इस देश के नागरिक, कोई ना कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन होगा जो इस सामाजिक और आर्थिक असमानता को ठीक करने के लिए काम करेगा। लेकिन ऐसा नहीं दिखता है। वो उस समय वो बिल्कुल ये बात कहते हैं कि आपको सोशल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड को, संवैधानिक जो तरीका है, उसको हमारे जो जीवन में, आंदोलन में, कार्यशैली में अपनाना पड़ेगा। और वो संवैधानिक तरीका नहीं अपनाने के कारण आज हमें कहीं ना कहीं उस ऑब्जेक्टिव को हम प्राप्त नहीं कर पा रहे, बहुत दूर नजर आते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि जो लोकतंत्र को सफल करने के लिए दो बातें महत्वपूर्ण होती है, वो है एक सामाजिक नैतिकता और दूसरा है संवैधानिक नैतिकता। तो सामाजिक नैतिकता से जो आप प्रियम्बल में आप पढ़ते हैं, समता, समानता और बंधुता, तो जो ये बंधुता जो कड़ी है वो सामाजिक नैतिकता से जुड़ा हुआ मामला है। जो बार बार हम बोल रहे थे कि संविधान जो है हमको मनुष्य बनाने की दिशा में आगे ले जाता है, यानी मानव मानव एक समान, जैसे मन के एक समान जो संत गुरु घासीदास कहते हैं, तो वो मानव मानव एक समान का जो संकल्पना है वो बंधुता से शुरुआत होती है। और बाबा साहब बहुत क्लियर कर देते हैं कि यदि जिस देश में बंधुता नहीं रहे तो बंधुता प्रथम सीढ़ी है और बंधुता के बाद ही समता और समानता स्थापित हो पाएगा। इसलिए आप जब देखते हैं यहाँ पर जो विषमताएं हैं वो बहुत गहरी बढ़ती जा रही है, खाई में बहुत ज्यादा नहीं है। जब भारत देश आजाद हुआ तो वो रिफर करते हैं कि जो अमेरिका के अंदर जो डेमोक्रेसी आई तो उस समय उनके यहाँ पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छा स्तर का था। यहाँ पर कैपिटा इनकम बहुत लोअर था, बहुत लो लेवल में था। आज भी वही स्थिति झलकता है जो 1950 के समय बाबा साहब रिफर कर रहे थे। यहाँ का जो पर कैपिटा इनकम है बहुत भी देखेंगे, छत्तीसगढ़ का जो लगभग 80 से 90% आबादी 5,000 मंथली इनकम के अंदर जीने को मजबूर है। ये अभी लेटेस्ट डाटा है, अभी सरकार के पास है, जो हाई कोर्ट में पेश किया। हालांकि ये गोपनीय डॉक्यूमेंट है, मैंने उसको पढ़ा है, हाई कोर्ट में प्रस्तुत हुआ, इसलिए बता। तो लगभग 80% से ज्यादा। अब आप जानते हैं कि जो रेलवे में एसोसिएशन में काम करने वाले लोग हैं, मिनिमम वेजेस जो है जो लेबर कमिश्नर राज्य में डिक्लेयर करता है या भारत सरकार श्रम मंत्रालय उधर सेंट्रल से डिक्लेयर करता है, वो मिनिमम वेजेस जो है वो 5,000 से ऊपर चला गया, 6,500 7,000 के आसपास नजर आ गया। तो हमारा 80% आदमी पर कैपिटा इनकम में जी रहा है। और उधर छत्तीसगढ़ का जो पर कैपिटा इनकम, एवरेज इनकम जिसको बोलते हैं, 80% आबादी 5,000 के नीचे है और पर कैपिटा इनकम जो एवरेज निकाला जाता है वो 1.5 लाख प्लस चला गया। मतलब कितनी बड़ी असमानताएं।
आप कुछ प्रतिशत जो वेल्थ का कंसंट्रेशन कुछ जगह हो जाए। इसीलिए जब देखेंगे आर्टिकल 38, 39 में जो कंसेप्ट रखा गया था कि आर्थिक असमानताओं को दूर करने का जो प्रावधान किया गया था, वो लक्ष्य की प्राप्ति बहुत दूर दूर तक आता है। तो साथियों, सामाजिक नैतिकता तो समझ में आता है, ठीक है, उसके लिए कोई संगठन काम करना चाहिए। बाबा साहब बहुत आशान्वित थे, इस दिशा में लोग काम करेंगे, सुधरेगा, ये बात हुई। लेकिन उसमें हम विफल नजर आते हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है ये काम करते नजर नहीं आता कि हमारा जाति, धर्म और सारे ये भेद को भुला कर हम मानव के लिए, ST SC OBC नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के सामने सब मानव है। तो इस दिशा में काम करनी चाहिए थी। दूसरा, संवैधानिक नैतिकता की बात है। तो जब भारतीय संविधान को हम पढ़ते हैं तो भारतीय संविधान कोई एक पुस्तक ग्रंथ नहीं है। सिंपल, जब ये 1950 में लागू हुआ तब ग्रंथ था, लेकिन जब ये पूरे एक पिलर के साथ लागू हो गया है, मतलब इसके अंदर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये पूरा भारत में प्रभावशील है। हमारा सिस्टम संविधान के अंदर काम कर रहा है। इसका मतलब है कि हम सब मिल करके संविधान है। इसके अलावा दूसरा होता है, कोई भी देश में जब लोकतंत्र चलता है तो जनता सुप्रीम होता है, तो उसमें एक स्टेक होल्डर होता है जनता। इधर जितने इम्प्लाई है जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में काम कर रहे हैं, तीसरे ओर जनता है। और इसके अलावा जनता ने जो प्रतिनिधि अपने जो ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए एक राजनीतिक दल बनाया, तो ऐसे 5 स्टेक होल्डर नजर आते हैं। तो ये पांचों की जो संवैधानिक नैतिकता का प्रश्न है, मतलब सोशल जो संवैधानिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लेना चाहिए था, वो कमी नजर आता है, जिसको लोगों ने बहुत ही हल्के में लिया। इसलिए आप जब देखेंगे कि कभी कभी लोग देखेंगे कोई समस्या है, गरीबी है, कोई प्रताड़ना हो गई, तो वो छत्तीसगढ़ में बोलेंगे 90 विधायक जिम्मेदार है, 11 सांसद जिम्मेदार है, ऐसा जिम्मेदारी देते नजर आएंगे। जबकि आज इसी छत्तीसगढ़ में लगभग 2.5 लाख से ज्यादा तो शिक्षक है। ये वो एक शिक्षक 1848 में क्रांति करते हैं, तो पूरे देश में उसका असर आता है। नारी शिक्षा को लेकर आज हम ये सब प्रोडक्ट नजर आते हैं, लेकिन आज 2.5 लाख शिक्षक है। उसके बाद हमारी शिक्षा का स्तर क्या है कि हमारे सामाजिक नैतिकता और हमारे संवैधानिक नैतिकता को हम जागृत नहीं कर पा रहे। तो शिक्षा शेरनी का दूध है, ऐसा कहते हैं ना, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा। तो साथियों, जब शिक्षा शेरनी का दूध है तो आप समझते हैं जब जो शेरनी का दूध पीती है तो उसके नेचर में दहाड़ होता है। तो जब उसको शिकारी, जब देखेंगे जो सर्कस का मदारी होता है, उसको पिंजड़े के अंदर भी यदि डाल देता है तो वो दहाड़ नहीं छोड़ता है, वो गुलाम हो जाता है फिर भी दहाड़ता है। तो वो नेचर होता है। उसी तरह यदि हमें वो शिक्षा रूपी मिलता जो फुले साहब ने, बाबा साहब को शिक्षा मिली और उसने जो दहाड़ा, आप देखेंगे शिक्षा का असर बिरसा मुंडा के तहत देखेंगे। बिरसा मुंडा लास्ट जब उसको जेल में, उसको अंग्रेजों के समय उसकी चमड़ी को नोच दी गई थी, उसके बाद भी वो घर नहीं बैठा, उसने दहाड़ना नहीं छोड़ा और पूरे जेल में लास्ट मरते दम तक। वही चीज आप देखेंगे आंदोलनकारी भगत सिंह के समय, भगत सिंह के सामने मौत का फंदा लटका हुआ था, तब भी वो कोई भगवान को उसने याद नहीं किया। उसका बहुत एक छोटी पुस्तक है, उसको पढ़ सकते हैं, जिसे मैं नास्तिक क्यों हूँ। उसको उसमें वो अपनी मनसा को बताते हैं कि ऐसा नहीं कि मौत है तो मैं भगवान को याद करूं, मैंने जीवन भर भगवान को याद नहीं किया। तो वो शिक्षा का असर था। उसके सामने मौत रहे, वो अकेले रहे, वो भीड़ में रहे या कहीं उसको दबाया जाए, वो कभी दहाड़ना नहीं छोड़ता। तो साथियों, ये एक जो शिक्षा का पैटर्न है भारत देश में, ये पद्धतियां बदली है, इसे बहुत गौर करने की जरूरत है। दूसरा, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने की बात की, जो संवैधानिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बाबा साहब ने हमारे ऊपर लगाई है, वो हर जनता को भारतीय संविधान को पढ़ने की जरूरत है। और जब भारतीय संविधान को जब पढ़ेंगे तो आपको हर संविधान का इम्प्लीमेंटेशन अधूरा नजर आएगा, चाहे एजुकेशन के मामले में हो, चाहे वो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के मामले में, आर्टिकल 38 और 39 के मामले में। तो आप देखेंगे कि आपको अधूरा, अभी भी आपका जो
राइट टू एजुकेशन बहुत बड़ा अमेंडमेंट एक अच्छा है भारत में, जो हालांकि वो विदाउट अमेंडमेंट भी वो हमारे फंडामेंटल राइट्स का पार्ट था, लेकिन उसके अंदर लिखा हुआ है कि कंपलसरी एजुकेशन एंड फ्री एजुकेशन, मतलब एक भी बच्चा गांव में नहीं छूटेगा। लेकिन आज के डेट में हम पूरे स्टेट की रिस्पांसिबिलिटी देखेंगे कि आज हमारे सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, प्राइवेट स्कूल थोड़ा बहुत मात्रा में फैला, उस मात्रा में नहीं फैला, उल्टा स्कूल बंद हो रहे हैं, आबादी बढ़ रही है। और आप देखें सरकार के पास उतने स्कूल नहीं है कि वो बच्चों को एंट्री दे सके। तो वो जो आर्टिकल 21 में जो जीने का अधिकार है उसके वायलेशन नहीं हो सकता। भले बहुत गंभीर प्रश्न है, संवैधानिक प्रश्न है कि आर्टिकल 21A लगाया जीने के अधिकार के साथ, और उसको यदि आप कंप्लायंस नहीं करते हैं, इसका मतलब है जीने का अधिकार को आप छीन रहे हैं, यानी शिक्षा का अधिकार को आप नहीं दे रहे हो, इसका मतलब जीने का अधिकार को छीन रहे हो। ये इंटरप्रिटेशन है और सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टेब्लिश किया हुआ है। आज के डेट में राइट टू जो लीव है, जीने का अधिकार सिंगल एक लाइन का नहीं है, आपका राइट टू लीव जो है विथ डिग्निटी एक्सटेंड हो चुका है। आपको शेल्टर होना चाहिए, रहने के लिए होना चाहिए, घर होना चाहिए, जीने के सारे संसाधन होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, ये सारे चीज एजुकेशन के साथ में राइट टू लिव के साथ जुड़ चुका है। तो साथियों, ये बहुत बड़ा प्रश्न, जिम्मेदारी हमारे सामने, समाज के सामने, देश में है, लेकिन हम लोगों ने इसको टेकअप नहीं किया। बाबा साहब कहीं ना कहीं हमको समझने में भूल हुई है। सामान्यता हम लोग उनको उनके गुणगान करने में, उनके जो महानता को दिखाने में, उनके लैंग्वेजेस को, उनके स्टडीज़ को, उसमें हमारा ज़्यादा कंसंट्रेशन है, बजाय कि हमारा जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आगे ले चल लें। क्योंकि आज के डेट में यदि हम इतने संख्या में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और सारे बिजनेसमैन इस देश में आज हम स्टेक होल्डर के रूप में भारतीय संविधान को हम इम्प्लीमेंट करने के लिए जिम्मेदारी लिए हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि यदि हम उसको महसूस करेंगे उसको आगे ले जाने में दिक्कत होगी। और मैं इसी अपील के साथ भारतीय संविधान को सब पढ़े और हर घरों में भारतीय संविधान होना चाहिए। इसी अपील के साथ, अपेक्षा के साथ अपनी बात को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत कम समय जो मिला उसमें मैं अपनी बात रखने का प्रयास किया। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।